अचानक जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हवाएं तेज हुई हैं और तेज राजनीतिक हवाओं में बहुत सारे राजनीतिक सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है। रैना साहब नमस्कार। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी वेव है जम्मू। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की वेव है, मेरी वेव है। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी। वेव तो भारतीय जनता पार्टी की है। पूरे जम्मू कश्मीर में एक जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है और पार्टियां कोई एक रात में खड़ी नहीं होती हैं। पार्टियों का गठन, पार्टियों का विस्तार, इंसान को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान खपानी पड़ती है, खून पसीना एक करके फिर जाके पार्टियां खड़ी होती हैं। 1953 में प्रजा परिषद का आंदोलन, उसके बाद भारतीय जनसंघ, उसके बाद 1980 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान देकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कार्य किया, पार्टी का कार्य विस्तार किया, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इस जबरदस्त मुकाम पर है। लेकिन आपको लेकर तो दिल्ली में भी यही हुआ, वहां पर भी आप और कांग्रेस थे लेकिन आप आ गई। पंजाब में भी मुकाबला तो कहीं और था लेकिन आप ले गई। तो मुझे ये बताइए कि हल्के में किसी एक पार्टी को लेना और ये सोचना कि इस पार्टी को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने में, बाकी चीजों में वक्त लगेगा, समय लगेगा, क्या आपको नहीं लगता कि नुकसानदेह हो सकता है? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और उस वक्त 2012-13 में एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, और अन्ना हजारे जी एक बहुत ही राष्ट्रवादी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उस आंदोलन में कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था उस समय की यूपीए की गवर्नमेंट का, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटाले के ऊपर घोटाले होते थे। तो उस पूरे कांग्रेस के घोटालों के विरुद्ध जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन लिया, उस आंदोलन में ये कुछ लोग शामिल थे और ये कांग्रेस के खिलाफ लड़े। उसमें केजरीवाल भी थे। और थोड़े दिनों के बाद अन्ना हजारे जी का जब आंदोलन समाप्त हुआ, वो वापस महाराष्ट्र चले गए अपने गांव में। लेकिन केजरीवाल जी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पार्टी बना के चुनाव लड़ा, और उसके बाद आपको याद होगा दिल्ली में जो गठबंधन सरकार बनी थी उसने तो कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी। फिर कुछ महीनों के बाद उसने असेंबली डिसॉल्व की और फिर उन्होंने वो चुनाव में गए तो वहां उनकी सत्ता आई। भारतीय जनता पार्टी देश के अधिकांश भागों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक। और अभी भी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनावों में 4 में तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, और लगातार हमारी सरकारें वहां आई हैं। ठीक है, पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार आई है, लेकिन इसलिए कि वहां कांग्रेस के खिलाफ माहौल था और अकाली दल भी अपनी पैठ दोबारा से स्थापित नहीं। रविंद्र जी, मुझे एक चीज बताइएगा कि लोगों से जब हम बात करते हैं, आम जनमानस के बीच में जाकर हम बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े वर्ग से हम बात करते हैं, जिन लोगों से हमारी बात होती है, लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमसे वादा करते हैं, कोशिश भी करते हैं, ये नहीं कहते कोशिश नहीं कर रहे, कहते कोशिश भी करते हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं, गवर्नर के पास भी जाते हैं, कहते लेकिन बात नहीं बनती। कहते और हम इस चीज से तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, इसलिए हम विकल्प की तलाश में हैं। फिर उनसे जब पूछते हैं विकल्प, तो कहते नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हमारा विकल्प, पीडीपी हमारा विकल्प नहीं, कांग्रेस हमारा विकल्प नहीं। तो विकल्प क्या? विकल्प है जी आम आदमी पार्टी। ये लोग कहते हैं, हालांकि इनकी तादाद कम हो सकती है, 4-5 सीटों तक सीमित हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 50+ का टारगेट जब लेकर आप चले हैं, तो ये तो गंभीर बात, इसमें थोड़ा सा तो आपको फिक्र। देखिए, हमें अपने इस पर कि क्या एलजी साहब आपकी बात मानते हैं या नहीं? मेरी बात सुनिए। इसी दौर में SRO 202, जिसको लेकर आपने भी बहुत ज्यादा डिबेट खड़ी की थी कि ये एक बहुत इनजस्टिस है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के खिलाफ, और जब हमने ये संकल्प लिया कि SRO 202 खत्म करेंगे, और हमने किया, करके दिखाया। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
रमसा और एसएसए के तहत जो टीचर्स अपॉइंट हुए थे उनका कोई सैलरी हेड नहीं था, उनको डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब करना था। पिछले कई सालों से मसला पेंडिंग था। एनसी कांग्रेस पीडीपी की सरकारों से वो मामला लंबित था, लेकिन हमने हल कराया। उसके बाद आपने खुद देखा वीडीसी 35,000 वीडीसी का मसला पिछले 30 सालों से अटका था, हमने हल किया। और इसके साथ साथ रही बात डेली वेजर्स की, 61,000 इंतजार में अभी, उसमें से 12,000 तो हमने कर दिए। बाकी कब होंगे? जो बिजली के डिपार्टमेंट के 12,000 हैं वो हमने कर दिए। और उसमें हाईकोर्ट के मुलाजिम भी जो हैं वो भी रेगुलाइज। देखिए, चाहे वो बड़ी संख्या में पीएचई डेली वेजर्स हैं, आरएनबी के हैं, रूरल डेवलपमेंट के हैं, एनवाईसी हों या होम गार्ड्स हों, अदालतों के हों, ये हम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। कब तक होगा वो इंतजार में? स्टेप मैनर्स में हमारी कोशिश है। जो चीजें मैंने आपको गिनाई, क्या कि ये कोई कम अचीवमेंट है? तो कौन सुनता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर आपकी सुनते हैं, पोस्टें विड्रॉ हुई, बॉर्डर बटालियन के बच्चों के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को आप एड्रेस नहीं कर पाए। जहां तक सीआईएसएफ बीएसएफ का सवाल है, वो तो एक अलग मसला है, वो तो गृह मंत्रालय का मसला। 1300 पोस्टें थी, जो मेरिट में सारे 1300 बच्चे आए वो लग गए। जो बाकी वाले थे जो नहीं लग पाए, वो कहते हैं कि नई पोस्टें लाओ। अब जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होती है। अब ये सब थोड़ी मानेगी। हाँ, मैंने कोशिश की, मैं डीजी बीएसएफ से मिला, वही कह रहा हूं मैं कि मिलते हैं डीजीपी, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि मैंने आके अपने ये जो सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट थे, मैंने इनको बताया। डीजी बीएसएफ ने कहा जो 1300 पोस्टें हमने एडवर्टीजमेंट की थी, हमारे पास लाखों की तादाद में बच्चों ने अप्लाई किया, जो टॉप के 1300 थे हमने लगा दिए, मेरिटोरियस बच्चे। बॉर्डर बटालियन और उसके अलावा जो पोस्टें विड्रॉ, जो बॉर्डर बटालियन के बच्चों का मामला है और जो पोस्टें विड्रावल का मामला है, वो जो है वो उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है और मैंने उनका विषय, अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या? मैं उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर हाथ में देता। यानी आप विड्रॉ नहीं करते? सवाल पैदा नहीं होता। क्यों करता? जिन बच्चों ने दौड़ लगा दी, जिन बच्चों के फिजिकल टेस्ट पास हो गए, जिनके रिटर्न हुए हैं, खाली रिजल्ट आना है। कुछ एक तो ऐसे हैं जिनके रिटर्न के रिजल्ट भी आए हैं और जिनको खाली अपॉइंटमेंट लेटर लेके ज्वाइन करना है, उनको तो ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि 61,000 के करीब करीब जो हमारे डेली वेजर हैं, हाँ, मान लीजिए कि 47-48,000 है। तो आप चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले हो जाए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा एक और मामला, एक बात और चल पड़ी है, वो बात भी कहीं हमने सुनी, जाटों को रिजर्वेशन और एसटी पहाड़ियों को रिजर्वेशन, ये दो बातें जो आ रही हैं, ये मैं जानना चाहता हूं इसमें कोई सच्चाई है, हकीकत? क्योंकि पहाड़ी तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब जाट भी मैंने सुना कि वो भी किसी कैटेगरी में आ रहे हैं। ये जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि ये आप ही के लोग इस बात को कर रहे हैं, और अगर ये होने वाला है तो कब तक होगा? देखिए, यहां तक पहाड़ियों का मामला है, पहाड़ी कबीले के लोगों की पिछले 70 सालों से एक जदोजहद है। पहाड़ी कबीले के लोग जम्मू कश्मीर, जिसमें लकीर के उस पार वाला जम्मू कश्मीर भी है, पहाड़ियों की डोमिनेशन है। पहाड़ियों के खिलाफ एक साजिश हुई है। अगर 1947 में ये लकीर ना मारी गई होती तो क्या मुजफ्फराबाद, तो क्या मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुदनोती, नीलम वैली, ये सब पहाड़ी कबीले के लोग हैं। और इधर आ जाओ तो रजौरी, पुंछ, यहाँ पहाड़ी कबीला और गुजर बकरवाल हैं। उड़ी, करना, कपवाड़ा, उधर भी पहाड़ी कबीला और गुजर बकरवाल हैं। ये पहाड़ियों के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ होता तो यहाँ का मुख्यमंत्री हमेशा एक पहाड़ी बनता? 100%। मैंने अब बनेगा? आप बनेगा? वो तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, पक्का वादा है। आप भी पहाड़ी हैं, भाजपा में विबोध गुप्ता पहाड़ी, अन्य कुछ और लोग पहाड़ी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति का महत्व नहीं है, विचारधारा का महत्व है। हमारा एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, हमारी इंडिविजुअल लीडरशिप नहीं होती है। इंडिविजुअल अकेला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी संगठन, जो पोलिंग बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्र और जिला और मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की टीम है। और हमारा एक नेटवर्किंग है। मैंने पहले कहा, पार्टियां एक दिन में, एक रात में खड़ी नहीं होती हैं। पार्टियां आपको घोषणा से पार्टी खड़ी नहीं होती। लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ी इतनी बड़ी प्रेस वार्ता करने की? अगर आम आदमी पार्टी को इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्यों की आपने लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता? जब जम्मू कश्मीर के लोगों के
जख्मों पर कोई नमक छिड़केगा तो मैं उसका तमाशा नहीं देखूंगा। केजरीवाल जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं था कि वो दिल्ली की असेंबली में खड़े होकर कश्मीरी पंडितों पर ठहाके मार के वहां हंसते। फिल्म यूट्यूब पर करो ना करो, फिल्म को आप टैक्स फ्री करो ना करो, आपका मामला है। फिल्म यूट्यूब पर डालें, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मामला है। लेकिन आप ठहाका मार के कश्मीरी पंडितों का मजाक असेंबली में उड़ाओगे, और उन कश्मीरी पंडितों को जिनके परिवारों के परिवार कत्ल हुए, जिनके घर मकान परिवार दुकान सब बर्बाद हुए, आप उनको 30 साल बाद आप मजाक करोगे? कश्मीरी पंडितों ने खून बहाया है देश के लिए, तिरंगे झंडे को हमेशा उन्होंने बुलंद रखा। और जिन दिनों कश्मीरी पंडितों का कत्ल कश्मीर में हो रहा था, केजरीवाल साहब कहीं लंदन अमेरिका की सैर कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, उनको क्या पता इन गरीबों का दर्द क्या होता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आपने जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं टैक्स फ्री कराई? मैंने कहा ये करना नहीं करना कोई किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है जी। इसको ठीक लगता है करे, जिसको नहीं लगता है नहीं करे। जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। कश्मीरी पंडित समुदाय को मैं लगभग पिछले 16 साल से लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं। मैंने उनको मुट्ठी के टीन के शेडों से जगती के उस 1 रूम टेनेमेंट में जाते हुए देखा है। आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जम्मू कश्मीर में बनती है, या अगर नहीं भी बनती, तो केंद्र सरकार के साथ आप इसको टेकअप करेंगे कि कम से कम उन्हें 1 कमरे से 2 कमरे तक तो पहुंचाइए, अगर आप उनको कश्मीर नहीं पहुंचा सकते? देखिए, जहां तक कश्मीरी पंडितों का मामला है, 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी से बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ही थी। हमारे कार्यकर्ता थे, चाहे गीता भवन था, चाहे सनातन धर्म सभा के हाल थे, जम्मू के अंदर टेंट लगाकर उनको यहाँ उनका ध्यान रखा, तो भारतीय जनता पार्टी संघ विचार परिवार ने रखा, सब लोगों ने रखा। उस वक्त केजरीवाल कहाँ थे? केजरीवाल ने पूछा था दिल्ली असेंबली में कि आपने क्या, अब आप क्या करेंगे उनके लिए, मैं वो जानना। सुनिए ना, केजरीवाल साहब को मालूम नहीं है कि जब 1990 के दशक में पता नहीं वो कहाँ किसी गली में बैट बॉल खेल रहे होंगे, उस वक्त जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात कई महीनों तक उनको यहाँ उनका ख्याल रखा, उनकी व्यवस्थाएं की, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारा फर्ज था कि उनके दर्द को बांटना। और रही बात कश्मीरी पंडितों के टेंटों से टीन और टीन से जगती और जो बाकी अलग अलग जगहों पर बनाई, देखा है आपने? गया हूँ। आपको लगता है कि वो पर्याप्त है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं पर्याप्त है। हमारा तो ये मानना है कि कश्मीरी पंडितों को, जो हमारे भाई बहन हैं, उनका वापस कश्मीर घाटी में डिग्निफाइड रिटर्न होना चाहिए, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं हो सकता। वो जो कश्मीरी पंडितों की साथ सम्मान, मान सम्मान और इज्जत के साथ कश्मीर घाटी की जो वापसी है, आज नहीं तो कल होगी। कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई बहन, वो भी इस बात को समझते हैं। अक्सर वो हमको आके मिलते हैं, और जब वो आके हमें मिलते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। एक संस्कृति, एक पहनावा, एक खान पान, एक भाषा, एक विचार, इसका एक अपना महत्व होता है। एक जो बाग होता है, उसमें अलग अलग रंग के फूल अगर लगे हों, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसलिए ये दुश्मन की निगाह पड़ी जालिम मुल्क की, ये पाकिस्तान, इसने पाकिस्तान पर आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नेशनल असेंबली में विपक्ष ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। स्पीकर कहते हैं कि जी ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये देश के हित में नहीं है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है बाहर से, इसलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका रद्द किया जाता है। और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आरिफ अलवी से कहते हैं कि आप एक काम करिए, नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व करिए, और बाकी सभी जितने हमारे राज्य हैं, सभी राज्यों की असेंबलीज को डिसॉल्व करिए। तो ये जो पाकिस्तान में आज 73-75 साल हो गए, हम एक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री 5 साल बाद बनता है, ये क्या है? मतलब देश है, क्या चीज है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हालांकि ये मामला पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पड़ोसी हमारे मामले में तो दखलंदाजी पूरी। मुझे तो उनके घर में क्या हो रहा है पॉलिटिकली, मुझे उस पर बहुत ज्यादा तनकीद या कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अलबत्ता हमारा पड़ोसी मुल्क होने के नाते से एक बात कहूंगा कि ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र कभी पनप नहीं सका। 75 साल में
एक भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया हो। 75 वर्षों में आजादी 1947 में मिलने के बाद पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। हालांकि वहां एक से बढ़कर एक चुनावों के अंदर बड़ी से बड़ी जीत हासिल करने वाले लोग थे। बेनजीर भुट्टो रही, नवाब शरीफ रहे, लेकिन जो हाल वहां हुआ और उसके बाद जो डिक्टेटर्स आए, हाल उनका भी बुरा हुआ। अगर मुशर्रफ ने नवाब शरीफ को उतारा और जेल में डाल दिया तो मुशर्रफ का क्या हाल हुआ। जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो वो देश से बाहर, वो घर ही नहीं आ सकते। और आज इमरान खान ने, वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वोटिंग होनी थी कि इनके पक्ष में कितने वोट हैं और विपक्ष में कितने वोट हैं, लेकिन असेंबली पाकिस्तान की पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई। तो एक बदनसीबी है पाकिस्तानियों की भी। और चूंकि हम पाकिस्तान के पड़ोसी हमसाया हैं और पड़ोस में अगर उथल पुथल हो तो उसका जो है बाकी पड़ोसियों को भी तकलीफ और परेशानी होती है। मैं आपसे ये भी जानना लगता था कि अगर इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन ये जो लाया है अपोजिशन में, उसको वो अगर पास कर देते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अपोजिशन लाया वो फेल होता तो इमरान खान रहते। अगर वो पास होता तो कोई और हुकूमत बनती। वहां बिलावल भुट्टो हैं, मरियम शरीफ हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते। लेकिन देखिए वहां की जमहूरियत का हाल क्या किया गया। वो लोग जो आज भी पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे हमारी पीडीपी की अध्यक्षा और आपकी साथी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, वो कहती हैं भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधारने की जरूरत है, पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा देश जिसके हालात ऐसे, हमको पाठ पढ़ाएगा, लोकतंत्र का पाठ पढ़ा सकते? देखिए एक बात समझनी पड़ेगी हमको, राजनीति से ऊपर उठकर मैं बात कहूंगा। एक बात को आपको समझना पड़ेगा, भारत ने कभी भी बातचीत में कभी परेशानी नहीं की। भारत ने तो हमेशा बातचीत की अपने पड़ोसी देशों की बात करूं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी जितने भी देश हैं, भारत ने तो हमेशा सबके साथ मधुर संबंध बनाए, अच्छे रिलेशन है हमारे। पाकिस्तान में अगर कोई बात करे तो किससे करे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के 1999 में लाहौर गए थे, बस में। नवाब शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे। लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था और लाहौर में जब वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सिटीजन्स को संबोधित करते हुए एक जबरदस्त कविता वाजपेयी साहब ने लिखी थी कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ हमें रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। संग हमारे जो गुजरी, बच्चों के संग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कविता है जो उन्होंने लाहौर में, जब उनके प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सिटीजन वहां बैठे थे, वहां बोली थी। और दुनिया ने कहा था कि वाजपेयी साहब के जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। और लेकिन हुआ क्या, वाजपेयी जी ने शांति की कोशिश की तो मुशर्रफ ने करगिल में फौज घुसा दी और नवाब शरीफ को सत्ता से हटा के राष्ट्रपति बन बैठे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने करगिल में पाकिस्तानियों को सबक सिखाया और सबक सिखाने के बाद जब करगिल में हमारी ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय, उसकी जीत हो गई, उसके बाद मुशर्रफ वहां के राष्ट्रपति बन गए। वाजपेयी साहब ने परवेज मुशर्रफ को कहा कि मसला तो बातचीत से ही होगा, तो आगरा में मुशर्रफ को बुलाया। तो मुशर्रफ आगरा आए, उसके बाद क्या हो गया, देश के पार्लियामेंट पर अटैक हो गया, मुशर्रफ को पता ही नहीं चला, आईएसआई ने हमला करा दिया। जो मुशर्रफ ने नवाब शरीफ के साथ किया था वो मुशर्रफ के साथ हो गया। फिर मुशर्रफ को वहां से पटखनी दी। मोदी साहब आ गए। मोदी साहब ने 2014 में जब प्रधानमंत्री, आपको लगता है देश है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? मैं कहता हूं मोदी साहब जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सार्क देशों के
अपने पड़ोसी देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को दिल्ली बुलाया, उसमें नवाब शरीफ भी आए थे, और नवाब शरीफ गए तो पलटी मार दी, और उसके बाद पठानकोट हो गया। तो क्या करोगे? पाकिस्तान में किससे बात करोगे? पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की चलती नहीं। पाकिस्तान में 3 चीजें जो हैं वो रूल करती हैं, आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, और वहां के जो कट्टरपंथी धड़े के जो वहां के एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग राज करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर चुनी हुई सरकार इससे पहले भी कठपुतली थी और वो कठपुतली रहती है। जिसको देखिए ना, अगर एक प्रधानमंत्री इमरान खान वहां प्रधानमंत्री थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उनको उसका सामना करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन का उन्होंने सामना किया नहीं, असेंबली नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी और राष्ट्रपति पर शासन लगा दिया देश में। और जब तक राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहां किसकी हुकूमत रहेगी? आर्मी की और आईएसआई। अंत में कई लोग ये कहते हैं, मेरी बात सुनिए, अंत में कई लोग ये एनालिसिस लिख रहे हैं, बड़ी सारी किताबों में आ रहा है, बड़ी सारी जगह राइटअप्स आ रहे हैं, कह रहे हैं जी बड़ा सुनहरा मौका है भारत सरकार के पास कि पीओके को लेकर। इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान आंतरिक तौर पर इस वक्त जिस डिस्टर्बेंस का शिकार है, उसके बीच में संभवतः यह हो सकता है कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को, देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर तथा जो लद्दाख का एरिया है वो भारत का हिस्सा है। वो चाहे गिलगित बल्टिस्तान हो, आएंगे हम उस तरफ, मैं कहता हूं वो चाहे गिलगित बल्टिस्तान हो, अस्कारदू हो, पाराचिनार हो, या जो ये जो लद्दाख यूटी के हिस्से हैं, या फिर ये जो हमारे क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हैं और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, प्लंदरी, देवा, बटाला, सुधनोती, नीलम वैली, जाएंगे कभी वहां? सारा एरिया हमारा है। जाएंगे कभी? वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी हैं, वो हमारे देश के लोग हैं। पाकिस्तान ने उनको गुलाम बनाया हुआ है, आज नहीं तो कल वो सारे वापस आएंगे और सारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, और मुझे तो उनसे बेपनाह मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। एक बात साफ तौर पर कही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग मैक्सिमम पहाड़ी है, मुझे बेइंतहा मोहब्बत है उनसे, और एक दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा।